बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ करीब 80 अंकों पर आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 52 वीक हाई पर बैंक निफ्टी ने आज अपना नया शिखर बनाया है, तो सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी आज बिकवाली, इसलिए एडवांस डिक्लाइंस अगर आप देखें, ब्रेथ की बात करें तो थोड़ा अभी आपको डिक्लाइंस की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ से कि अब दिशा दशा क्या होगी, मार्केट के कौन से लेवल्स अब ओपन हुए हैं, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। दिवाली से पहले बाजार में बुल्स का दम। 73 सत्रों के बाद बैंक निफ्टी ने बनाया 57,830 का नया हाई। निफ्टी ने 25,781 तक चढ़कर बनाया नया 52 वीक हाई। हालांकि इसके बाद ऊपरी स्तरों पर दिखा हल्का दबाव, खासकर मिड कैप 450 पॉइंट से ज्यादा फिसला। इंडिया विक्स करीब 6% उछला। आज FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% ऊपर। चुनिंदा ऑटो और फार्मा शेयरों में भी खरीदारी कायम, लेकिन सरकारी बैंक और मेटल्स में बिकवाली। दोनों इंडेक्सेस करीब 1% नीचे। IT शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। इंडेक्स करीब 2% कमजोर। नतीजों के बाद विप्रो और इन्फोसिस में गिरावट। दोनों निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर एम्फेसिस, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी बिकवाली। क्रूड कीमतों में गिरावट से पेंट शेयरों में हरा रंग छाया। एशियन पेंट्स 4% ज्यादा चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही कंसाइनर ओलेक करीब 4% भागा। उधर ब्रेंट का भाव $61 के नीचे फिसला। घाटे से मुनाफे में आई PVR आइनॉक्स। मार्जिन में भी करीब 29.50% की बढ़ोतरी, 33.5% हुए। इधर पॉलीकैप के अनुमान से अच्छे नतीजे। मुनाफा बढ़कर हुआ करीब 700 करोड़। मार्जिन में भी सुधार। डालमिया भारत के भी नतीजे अच्छे। तिमाही नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। आ जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 नंबर्स। आय करीब 2.25% उछलकर 2,47,000 करोड़ संभव। एबिटा और मार्जिन में बढ़ोतरी का अनुमान। Q2 OTC में अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद। टैरिफ और सब्सक्राइबर बढ़ने का जियो को मिल सकता है फायदा। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां HDFC बैंक, ICICI बैंक और अल्ट्राटेक आएंगे रिजल्ट। HDFC बैंक के ब्याज से आय में 4% तो ICICI बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 6% बढ़ोतरी का अनुमान। वहीं इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक समेत 6 वायदा कंपनियों के रिजल्ट का भी रहेगा इंतजार। और धनतेरस से पहले सोने चांदी की चमक और बढ़ी। दोनों पहुंचे रिकॉर्ड स्तरों पर। घरेलू बाजार में सोना 1,32,000 तो इंटरनेशनल मार्केट में $4350 के करीब। चांदी भी 1,70,000 के निकली पार। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के संकेत दे रहा है। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है। 900 पॉइंट की दूरी रह गई है। मेनली बैंकों के अपडेट काफी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं। अब ये नहीं रुकने वाला। 55,500 से 55,600 अगर इसके ऊपर निकले आप और टिके तो मुझे लग रहा है फिर बैंक निफ्टी में तेजी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी से पहले शायद वो ऑल टाइम हाई लगाए। बैंक निफ्टी में नया हाई भी पॉसिबल है। ये बात हमने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है नया हाई भी जड़ दे। तो बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। 57,628 है। 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली, मोटा मोटी। और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं, एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। बैंक निफ्टी में तो आई थिंक हम पिछले 1 महीने से एक व्यू लिया हुआ है कि अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जब से GST कट हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद RBI पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, अब ये नहीं रुकने वाला।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। और लीजिए, आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, थोड़ा सा पीछे आया है लेकिन कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शुरुआत करते हैं, श्रेया मेरे साथ हैं और अब अनुज भी जुड़ चुके हैं। अनुज, जैसा कहा वैसा हुआ, निफ्टी ने बैंक ने अपना शिखर छू ही दिया। अब हम कतर से बात करते हैं डगर की, निफ्टी बैंक की अगली। क्या लग रहा है अनुज? सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो आपको, श्रेया को और पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सच बताऊं तो मैं मिस कर रहा हूं, मैं ऑड वन आउट फील कर रहा हूं। और मैं एक्चुअली, मेरा इवेंट एक्चुअली अभी जस्ट अभी फिनिश हुआ है, मेरा वाला सेशन। अदरवाइज मेरा पूरा प्लान था कि मैं इंडियन कपड़े लाया था, ये मैं मतलब कि ये पहनकर ही मैं आपके साथ जुड़ने की मेरी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन वो मेरा इवेंट बस अभी टच एंड गो में खत्म हुआ और मैंने आपको ज्वाइन किया, तो इसके लिए चेंज करने का समय नहीं मिला। तो दर्शकों से ही माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारी पूरी टीम एकदम दिवाली फेस्टिव कलर में है और मैं थोड़ा ऑड वन आउट लग रहा हूँ इस समय आपको। लेकिन खैर देखिए, हाँ, लेकिन देखिए वीरू, हम लगातार इस चीज की बात कर रहे थे मार्केट में, और बैंक निफ्टी से बेहतर इंस्ट्रूमेंट कोई होता नहीं है हमारी मार्केट में, क्योंकि जब वो गिरता है तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, और जब वो चलता है तो उसमें फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बने रहें, उसमें शानदार ट्रेड्स देता है वो। और यही सीएनबीसी आवाज पर व्यू भी था जब बैंक निफ्टी गिर रहा था कि अब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, और जब वो चलना शुरू हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए क्या है, आज जो सुबह मार्केट का टेक्सचर था, आज सुबह एक हल्का सा गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी के बाद हमारी सुबह बात हुई थी कि उसमें तुरंत बाइंग आ जाएगी। आज इंट्राडे में निफ्टी 174 पॉइंट ऊपर तक गया। आई थिंक उसके बाद जिस तरीके से नैस्डैक फ्यूचर जिस जिस लेवल से गिरा है नैस्डैक फ्यूचर, उससे मार्केट को थोड़ा रिस्क लगा और थोड़ा सा कूल ऑफ आया है, प्लस वीकेंड भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारी मार्केट जो है ना, अभी नैस्डैक देखकर नहीं डरने वाली है हमारी मार्केट। अब हमारी मार्केट को एक क्यू मिल गया है, और एक चीज, अब एफआईआई फंस गया है। 25,450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग एफआईआईस की शॉर्ट कवरिंग होगी, ये हमने बात की थी। कल का आंकड़ा जो था ना वीरू, बहुत समय के बाद आपको एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के साइन दे रहा है, और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में एफआईआईस जो हैं, हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी हो वीरू की नवंबर की सीरीज एफआईआईस नेट लॉन्ग के साथ शुरुआत करें। देखिए ये मैं बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ इस समय, हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत पढ़ूं, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर है अब, और अब ये यहाँ पर रुकने वाला है नहीं निफ्टी, मेरे ख्याल से 25,500, 25,600, 25,700 पर ये हो सकता है इसी सीरीज में 26,000 भी एक बार आपको जड़ दे, और उसके बाद हु नोज, शायद निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट करने के मूड में हो दिसंबर से पहले पहले। तो और एक बार एफआईएस को भी अगर ये बात सेंस हो गई ना, उसके बाद फिर वो देखिए एफआईएस क्या होता है, उनका बहुत क्लियर व्यू होता है, जहां पैसा बन रहा है वहां पे वो पैसा लगाते हैं। तो अगर यहाँ पैसा बनना शुरू हुआ तो यहाँ पैसा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं आप सब दोनों की हेडलाइन सुन रहा था, एक भी नंबर खराब नहीं था। आपने सिर्फ विप्रो और इन्फोसिस के बारे में बात कही, विप्रो और इन्फोसिस के भी नंबर कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे, बस वो थोड़े से आईटी में इस समय डाउट्स चल रहे हैं इस वजह से। लेकिन आप देखिए पॉलीकैब के नंबर, आप देखिए डालमिया के नंबर, कल हमने नेस्ले के नंबर्स की बात की थी, इसके अलावा भी आपने पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स की बात की, और भी आपने 3-4 नंबर हेडलाइन में पढ़ डाले, सब के सब अहेड ऑफ एस्टिमेट है। तो एक जो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये अर्निंग सीजन जो है, आपको थोड़ा-सा एक रिकवरी के साइंस दे रहा है बेसिकली। बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी पर था अनुज सर। लेकिन मार्केट में देखिए हाई साइड से थोड़ा फिसले, ब्रॉडर मार्केट आज थोड़ा ज़्यादा टूट गया, और आईटी जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, विप्रो देखिए 5.5% का ज़्यादा के करीब करीब डेंट पड़ा है। तो आईटी सिर्फ विप्रो और इन्फोसिस की वजह से आज जिस तरीके से गिरा, वही एक बड़ी वजह है? मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी धूमिल की। क्या वजह आईटी में आज इतनी बड़ी गिरावट की? देखिए, मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ और उसके बाद मैं अपना व्यू दे देता हूँ इस पर। आई आईटी देखिए, आईटी देखिए ऐसा है, जहां तक आईटी की बात है, आईटी में एक ये मैं अपनी टीम से कहूंगा, पीसीआर की टीम मुझसे बात कर रही है, मैं थोड़ा सा इस समय एक आपको एक जो बात करना चाह रहा हूँ। खैर एनीवे, देखिए आईटी में श्रेया एक क्लियरली मार्केट को एक सेंस लग रही है कि कहीं ना कहीं इन्फोसिस, विप्रो, उससे पहले टीसीएस, एक एनवायरनमेंट उतना क्लियर नहीं है आईटी के लिए, और इसके लिए आपको आईटी में अभी कोई बहुत ज्यादा बड़े मौके नहीं मिलेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप आईटी में रहें। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही ना, मिड कैप और स्मॉल कैप, इस मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं।
लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप तब चले थे जब लार्ज कैप नहीं चल रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में तब अच्छे मूव्स आए थे जब लार्ज कैप में अच्छे मूव्स नहीं आते थे। इस समय मार्केट में लार्ज कैप में मूव्स आ रहे हैं क्योंकि अब हम सेंस कर रहे हैं एफआईआईज़ का रिटर्न। जब एफआईआईज़ वापस आते हैं तो फिर वो लार्ज कैप को चेज़ करते हैं। ये वाला जो पैसा है ना, अभी लार्ज कैप को चेज़ कर रहा है। आप देखिए आज रिलायंस के मूव देखिए, आज आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मूव देखिए, आज आप बाकी कुछ और एशियन पेंट्स का मूव देखिए, आज भारती का मूव देखिए आप। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज लीड कर रहे हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि हम ना कई बार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा है। जो मार्केट का मूड हो ना, जो मार्केट का टेक्सचर हो, उस पर फ़ोकस करें। जब मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, तब मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना था। अभी इस समय ना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहना है बस। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फँस जाते हैं कि कौन-सा स्टॉक लें। अरे जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही पैसा बन रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा पैसा बन रहा है, बड़ा पैसा बन रहा है जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो बाकी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है? मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलेंगे, लेकिन अभी इस समय लार्ज कैप का मूड है और हाँ, आईटी अभी कुछ समय के लिए शायद अंडर परफ़ॉर्म करे, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस चर्चा में शामिल हुए। इवेंट खत्म करने के बाद निफ्टी बैंक पर आपकी टिप्पणी, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, और एक सेंस निफ्टी आईटी पर भी जो थोड़ा सा इस वक्त डगमगा रहा है। हाँ, यस, नो डाउट अबाउट दैट कि एक जो फैक्टर हमको प्रभावित कर रहा है इस वक्त, वो है निफ्टी आईटी अब 0.25% नीचे। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन 4 स्टॉक्स ने एक तरफ से आज काफिला चलता रहे इस बात को इंश्योर किया। अदरवाइज एक तरफ से आज निफ्टी आईटी जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है। और एक और बात, डायरेक्टर साहब वो प्लीज़ फ्यूचर्स की स्लाइड लेके आइए। यूएस का कल का क्रैक, सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स का एक वर्टिकल राइज 24 की ट्रैजेक्टरी में आना, नेस्डेक का 450 अंक कोलैप्स होना, एस&पी 500 का 90 अंक कोलैप्स होना, डाउ फ्यूचर्स का 500 अंक कोलैप्स होना, और वीकेंड पे 3 नंबर्स शाम को, रिलायंस, देन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मल्टीपल फैक्टर्स हमें प्रभावित कर रहे हैं, बट स्टिल हम फर्म हैं। मैं 2-3 स्टॉक रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि एचडीएफसी बैंक इस वक्त स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है, 1000 के ऊपर। 2 चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊँगा। मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा, बट 2 चीज़ें हुई हैं। रिलायंस अबव 1400 एंड एचडीएफसी बैंक अबव 1000। इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स ने अपने मंथली कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट कर दिया है। रिलायंस ने 1400 के और एचडीएफसी बैंक ने 1000 के। तो ये 2 क्रिटिकल चीज़ें हुई हैं जिसने पूरा का पूरा एडवांटेज दिया है। और एक लेके आऊँगा मैं भारती एयरटेल। देखिए, आज मैं उन्हीं स्टॉक्स के साथ रहूँगा जहाँ पे मोमेंटम है। भारती एयरटेल ने एक मल्टीपल मतलब मंथ रेंज का ब्रेकआउट दिया है। 14 जुलाई से जो मेंटेन्ड थी रेंज, वो बाइसेक्ट की है। और अब थोड़ा सा अगर आप देखें, स्ट्रगल कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अदरवाइज स्टैट्स, पोर्ट राइटिंग के आंकड़े, मेरे ख्याल से आज मैं और किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा। जस्ट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और भारती एयरटेल, ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स बहुत हैं निफ्टी को और ऊपर खिसकाने के लिए। अब श्रेया के पास चलते हैं और श्रेया से समझते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। बताइए श्रेया। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट हाई साइड से थोड़े फिसले, लेकिन फिर भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है? क्रूड थीम आपको दिखेगा स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स शुरुआत से ही आज एकदम दमदार तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 4.5% से ज़्यादा की तेजी एशियन पेंट्स में नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल देख लीजिए, टॉप गेनर्स में शुमार है। 3.5% के करीब यहाँ पर बढ़ोतरी। मैक्स हेल्थ केयर, कल भी हम चर्चा कर रहे थे इसकी, आज भी स्टॉक अप 2% के करीब। और एफएमसीजी पैक में स्ट्रेंथ है। टाटा कंज्यूमर आपको 1.5% अप नजर आएगा। इसके अलावा पूरा न्यू एज स्टॉक्स अगर आप देखें तो डिलीवरी 0.25% की तेजी। डालमिया भारत सीमेंट स्पेस से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट, तो करीब 0.3% ये उछल गया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उछला है 3% से ज़्यादा। और मुथूट फाइनेंस, पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में आपको खरीदारी नजर आएगी 2% से ज़्यादा। लेकिन अच्छे मूड माहौल में रिजल्ट के बाद का रिएक्शन देखिए। विप्रो का रिजल्ट पसंद नहीं आया, मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक लगी, तो स्ट्रीट ने किया है पनिश। 5.5% से ज़्यादा का डेंट। इन्फी भी टूट गया 2.5% से ज़्यादा आफ्टर रिजल्ट। इटर्नल भी देखिए रिजल्ट के बाद कल भी गिरा और आज भी गिरकर कारोबार कर रहा है करीब 2%। और हिंडाल्को में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1.5%। इसके अलावा येस बैंक गोता लगा गया 4% से ज़्यादा। HFCL टूट गया 1.5%। एम्फेसिस और पूरा IT स्पेस ही वीक है, तो 3.5% के करीब ये गिरता हुआ नजर आएगा। और पॉलिसी बाजार में भी मुनाफा वसूली 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजमेंट। 2:25 पर बैंक निफ्टी के रिकॉर्ड हाइक के मौके पर खास रिसर्च लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:35 पर इतने रिलायंस के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे। साथ ही गौरव ज्वालकर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक का प्रीव्यू करेंगे और दीपाली राणा अल्ट्राटेक के नतीजों का अनुमान बताएंगे आपको। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे आज होल्डिंग कंपनियों के शेयरों में रफ्तार क्यों है। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे इस दिवाली से उस दिवाली के मार्केट की चाल कैसी रही। साथ ही 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्जेर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। इसके अलावा 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स भी लेंगे। ओके, चलिए जनाब, ये था कार्यक्रम का क्रम। मार्केट्स अभी भी अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में, लेकिन देखिए अब थोड़ा सा हम अर्निंग सीजन में हैं, तो जरा अर्निंग सीजन पे फोकस करते हैं। बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स। नतीजे आए और नंबर्स में आपको एक कंप्लीट टर्न अराउंड नज़र आएगा और नंबर्स पे, मार्जिन्स पे, आगे का आउटलुक, ड्राइविंग फोर्स क्या रही इस क्वार्टर पे, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली साहब और फाइनेंस और इन्वेस्टर रिलेशन के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ पंत मौजूद हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग अक्सर पीवीआर पे चर्चा करते रहते हैं। पोस्ट कोविड एक बहुत ही नाजुक दौर से ये पूरी इंडस्ट्री निकल के आई है, एंड मतलब वो इंडस्ट्री जिसका स्वामित्व और इसका मैक्सिमम पार्ट आपके पास है। इस क्वार्टर की ड्राइविंग फोर्स क्या रही, मतलब एग्जैक्टली जब आप प्रॉफिट में दोबारा लौटे हैं, क्या ड्राइव किया, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या थे इस क्वार्टर में? I think the movies have been the driving force. Movies have done very well. और साथ में हमने बहुत सारी प्रमोशंस किए हैं प्राइसिंग पे, F&B पे, और लोगों को अब पिक्चर सिनेमा में देखने का अब शौक पड़ गया फिर से। मतलब अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं फुटफॉल में कितना पिकअप है, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की तुलना में या फिर 22-23 की तुलना में करूं तो कितना पिकअप आया है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहा है इस बार आपके सिनेमा घरों में? अभी लास्ट क्वार्टर से हमारा ऑक्यूपेंसी एंड फुटफॉल 15% से बढ़ा है। लास्ट ईयर से भी ख्याल से 13-14% से ऊपर गया है। सो आई थिंक दैट्स बीन ए वेरी हार्टनिंग फॉर अस बिकॉज पीपल आर कमिंग बैक टू द सिनेमाज। OTT फटीक थोड़ा सा हो गया होगा। इस क्वार्टर भी बहुत अच्छी पिक्चरें आई हैं। सैयारा बहुत बड़ी बिग हिट थी, वॉर 2 एंड सो मेनी अदर मूवीज, इंग्लिश मूवीज का भी बहुत ज़्यादा फ्लो था। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट एंड मूवीज that have resonated with the audiences, we are seeing people are now eager to come back, and the footfalls have grown from the last quarter also and from last year also. ओके संजीव जी, थैंक यू। सौरभ पंत जी, संजीव जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब सौरभ पंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और रिजल्ट्स देखिए हमने काफ़ी अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट। पीवीआर आइनॉक्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले संजीव जी की इस बार सैयारा हिट रही और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर पिछले साल से भी कंपेयर करूँ तो पुष्पा भी बड़ी हिट हुई थी और भी कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवीज आए थे, तब वो एक पिकअप देखने को नहीं मिला था। इस पर आपकी राय? थैंक यू श्रेया। आई थिंक आप अगर होलिस्टिकली देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर से लेके अभी तक जो फर्स्ट 6 मंथ्स गए हैं, ये एकदम ही टर्न राउंड सा हुआ है इफ यू कंपेयर इट टू लास्ट ईयर। अभी तक Q2 में करीबन 12 पिक्चरों ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करा। पहले 6 महीने में अगर आप देखें तो ये 22 पिक्चरों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करा। अगर आप पिछले 4-5 सालों में कंपेयर करें, द वॉल्यूम ऑफ मूवीज जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करा है वो सबसे अपने पीक पे है, इट इज द हाईएस्ट। अच्छी बात यह है कि ये अक्रॉस लैंग्वेजेस है, सो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, सबका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरी अच्छी बात अगर आप देखें तो ये है कि पहले 6 महीने में आपकी ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं आई जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करा। सो ये सारी 100 से 400 करोड़ की मूवीज और अक्रॉस लैंग्वेजेस जो अच्छा कर रही है, ये दर्शाती हैं कि ऑडियंस बाहर आके कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है।
एक और बहुत अच्छी बात जो है, जो आपको देखना चाहिए इन पिक्चरों में, कि ये पिक्चरें कोई भी बहुत कम पिक्चरें ऐसी हैं जो कि स्टार लेड हैं। जो क्वार्टर की बेस्ट पिक्चरें हैं, जो सर ने बोला अभी, सैयारा, नरसिम्हा महाअवतार, ये क्वार्टर की सबसे बड़ी पिक्चरों में शुमार है इनका नाम। इसमें कोई भी बड़ा स्टार या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा। ओके सौरभ, कंटेंट रिलेटेड वोलेटिलिटी को कैसे आप मिटिगेट करते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ी है इस क्वार्टर में, तो इसके पीछे के ड्राइवर्स आपने बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से इसमें कंट्रीब्यूशन आया है? और साथ ही क्या आगे चलकर ये सस्टेन करेगा और रेवेन्यू के सेगमेंट को और डाइवर्सिफाई करने का भी आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो जब अगर इफ यू ओनली टॉक अबाउट सिनेमा एग्जीबिशन कंपनी, ऑफ कोर्स द पाइपलाइन इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। आगे जाके भी Q3 में, Q4 में भी मूवीज बहुत आ रही हैं, हर लैंग्वेज में मूवीज आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से हर काफ़ी हद तक जो वॉलेटिलिटी थी वो अब कम हो गई हैं। बाकी जो अदर रेवेन्यू हेड्स हमारे एडवर्टाइजिंग एंड F&B, उनमें भी हमने ग्रोथ देखी है। और वी आर ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन दीज टू रेवेन्यू हेड्स। एडवर्टाइजिंग को बहुत पुश मिल रहा है। Advertisers are realizing that this is a very good format to advertise their products. साथ ही साथ F&B में भी हम बहुत पुश कर रहे हैं, not just by changing the sales mix of the food and beverages that we sell at the cinemas, but also acclimatizing them to the taste of people within various cities. साथ में टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा अब हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि लोग टिकट और F&B दोनों एप्स और बहुत अलग अलग तरीके से बुक कर सकें, ताकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू कंज्यूम बोथ द टिकट्स एंड द F&B दैट इज ऑफर्ड एट द सिनेमास। अच्छा संजीव जी, जैसे कि आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि मूवीज़ अच्छी आई इस बार, मतलब मूवीज़ अच्छी आएंगी तो लोग आएंगे सिनेमाघरों तक, बट द काइंड ऑफ मूवीज़ लाइन अप फॉर आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ और 4 मंथ, क्या ये आपको इतना स्कोप देगा कि आप कुछ प्राइस हाइक ले पाएँ, आप अपने एडवर्टीजमेंट्स के रेट्स को बढ़ा पाएँ? क्योंकि इसमें कोई दो नहीं है कि पिछले 2-3 साल की तुलना में रेंटल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो एग्जैक्टली ये वेरिएबल्स किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करेंगे आप? आप अगर ATP की बात कर रहे हैं तो वो तो हैज़ ग्रोन बाय मार्जिनली बाय 2-3% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। उस पे हमारी नज़र है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अभी तो हम फोकस कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा आए, जितने लोग ज़्यादा आ सकते हैं सिनेमा पे उतने लोग आए। और कंटेंट जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इस टिकट प्राइस पे लोग काफ़ी अब ऑब्वियसली भी देख ही रहे हैं हम कि आ रहे हैं। धीरे धीरे ऑब्वियसली वी विल रिवाइज द रेट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एज वेल। Right now I think the focus is to maximize footfalls, maximize admissions, and then look at other things. As far as rentals are concerned, rentals पहले बहुत हाई थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वहाँ पर भी मार्केट में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आ गया है, वो सेटल डाउन हो गए हैं। हम भी लैंडलॉर्ड से एक्टिवली बात कर रहे हैं टू रिड्यूस रेंटल्स। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी नॉट पेइंग those kind of historical rentals that we were paying earlier. So not just rentals, but cost control on many costs and expenses is something that we are looking at. Usi wajah se obviously the margins are looking healthy in this quarter, because both on the revenue side and expenses side, the focus is a lot. ओके संजीव जी, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न सौरभ जी, और ये जनता का प्रश्न है कि मूवी टिकट तो हम ले ही लेते हैं, लेकिन पॉपकॉर्न लेने में हालत टाइट हो जाती है, प्राइस कंसर्न है जनता का। इस पे कुछ सोचा है आपने? नहीं श्रेया, एब्सोल्युटली। जैसे कि संजीव जी ने कहा कि इस पे बहुत काम हो रहा है। अब आप देखिए, हफ्ते के हर दिन में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ऑन ऑल वीकडेज कोई ना कोई ऑफर है ऑन टिकट्स एंड F&B बोथ। सबसे बड़ा ऑफर जो टिकट्स पे है वो ब्लॉकबस्टर ट्यूजडेज है। अगर आप उसके एडमिशन्स देखें तो पहले 6 महीने में ऑलमोस्ट 15% एडमिशन्स जो हैं वो ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे से आए हैं, क्योंकि उसमें टिकट्स काफ़ी सस्ते प्राइस पे रखी गई है। अब GST का बेनिफिट के बाद वो ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ पे हो गई है। उसके अलावा हमने बंडल ऑफर निकाला है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन जाके हम हमारी वेबसाइट से टिकट्स और F&B एक साथ बुक करते हैं तो आपको F&B पे छूट मिलती है। और ये ऑफर्स आपके हर वीकडे पे हैं। वीकेंड्स पे हमारे डिफरेंट ऑफर्स हैं जहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिफिल्स मिलते हैं। सौरभ जी, योर पॉइंट टेकन, एवरीथिंग टेकन। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, संजीव जी आपसे भी और सौरभ जी आपसे भी। कई बार मैं भी सिनेमा हॉल में जाता हूँ
₹200 या ₹250 की टिकट भी मिल जाती है कभी कभी। जब पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं तो वो 500 का होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी प्राइस जब तर्कसंगत पे करता है ना तो अच्छा लगता है। आप एक मूवी बनाते हैं, आप एक मूवी लेके आए सिनेमाघर में, उसमें कलाकार है, स्टार कास्ट है, फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म हिट हुई नहीं हुई उसका एलिगेशन भी उसके ऊपर आएगा, लॉसेस भी होंगे, और एक मूवी का टिकट 250 और एक पॉपकॉर्न 500, वो तर्कसंगत नहीं लगता है। आम जनता की बात यह है सिर्फ कि कीप इट रीजनेबल। मैं मूवी की 500 रुपये की टिकट दे सकता हूँ लेकिन पॉपकॉर्न 250 का हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जो श्रेया ने सवाल किया ना, बहुत तर्कसंगत है और मैं ये बात कहना चाहता था आपसे। एनीवे, ये आपके हाथ में होगा संजीव जी, बट आपको लगता है कि बात ये ठीक है कि नहीं है? I would like to comment right now, but I've taken your feedback. In the spirit of Anyway, Diwali. thank you very much. Thank you so much. थैंक यू। और आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जब आपसे बात होगी अगली बार तो प्रॉफिट्स की फिगर, टॉप लाइन्स की फिगर और भी अच्छी होंगी। चलिए श्रेया, अब कॉल्स पिक करना शुरू करें। बिल्कुल, कॉल्स पिक करना शुरू कर जाते हैं अब ठीक है। मानस जी, आपसे शुरुआत करेंगे। मानस जी बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है, स्टॉक का क्या होगा आपका? तो देखिए, पहला स्टॉक इस टाइम पे है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है, तो 580 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 610 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। इसके ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 590 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में, 590 की कॉल ऑप्शन। ओके, ट्रेड हो गया आपका यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपका प्रश्न, ये आपका कॉल। आज प्रश्न पूछना है। ओके, तो एफएमसीजी में अच्छे मूव्स हैं आज मॉर्निंग से, एंड देयर गोदरेज सीपी अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक टर्न किया है ऑन अ डेली चार्ट। एज ऑफ नाउ ऑफ हाइज अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है 1134 के लेवल पर। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम बनते हुए दिख रहा है। 1154 तक के प्राइस मूव अपसाइड आते हुए दिखते हैं। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी पैक में अच्छा मूव। रचना जी बताइए, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मेरे से प्रश्न लेंगे कि कौन लेंगे? इतने प्रश्न पूछ डाले हमने आज कि हम दोनों प्रश्न ही पूछ रहे हैं सबसे। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही इतने प्रश्न पूछ डाले कि ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस शो में आ गए, है ना। और श्रेया ने तो वो जिसे ना, वो श्रेया ने जो पॉइंट छेड़ दिया ना, मैं चाह रहा था कि इस डिस्कशन में वो पॉइंट छेड़ू ना, लेकिन जब श्रेया ने पूछ लिया था फिर मेरा पूछने का मन करा। तो पॉपकॉर्न सबकी अगर आप देखें तो यहाँ पे सबका दुख है वो। अच्छा बताइए, आपका कॉल क्या रहेगा रचना जी? बिल्कुल सही बात है, बोल्ड ऑफ हर्स कि उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है, ग्लैड कि आपने भी उसको टेक फॉरवर्ड करा। लेट्स होप फॉर अ चेंज इन दैट। एनीवेज, तब तक हम एपीएल अपोलो की बात कर सकते हैं। आज के दिन में भले मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, लेकिन शॉर्ट की बात करना इतने अच्छे शगुन पे अच्छा नहीं लगेगा। विल चूज द लॉन्ग वन। लॉन्ग साइड में एक एपीएल अपोलो का चार्ट सेटअप ऐसा है कि आने वाले 2-3 दिन में यहाँ पे आज जैसा एक अपस्विंग आया है, ऐसा एक और अपस्विंग आने के चांसेस है। तो नॉट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द रिमेनिंग मार्केट, बट यहाँ से लेके दिवाली तक अगर आप कोई चीज पिकअप करके रखना प्लान कर रहे हैं तो एपीएल अपोलो कुड बी वन ऑफ द नेम्स। यहाँ पे हम फ्यूचर्स पे 1760 पे एज ऑफ नाउ बैठे हैं, और अगर हम इसमें 1735 को होल्ड करते हुए देखेंगे तो 2 to 4 डेज के हिसाब से यहाँ पे चांसेस है कि अपर साइड पे हम 1800 और 1820 के नंबर्स देखेंगे, तो डिप्स पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपकी कॉल हो गई। सौमिल, इनफैक्ट अमित जी के पास चलते हैं पहले। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रीट क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। वीरेन जी, कल मैंने 2 बजे एचडीएफसी बैंक के साथ स्टार्ट किया
था एट 990 लेवल्स। मुझे एचडीएफसी बैंक का अभी भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। 990 पे एक पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट होना था, वो कल स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस में एक बुलिश पैटर्न एक्टिवेट किया है। पोजिशनली ये स्टॉक अगले 4-5 दिनों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ लगभग रखेंगे 990 का, और टारगेट्स हमारे 1050 के रहेंगे एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक अमित जी को पसंद आ रहा है यहाँ पे खरीदारी की राय। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी बीडीएल पर। डिफेंस सेक्टर पूरा ही अच्छा लग रहा है। बीडीएल में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ग्रेट मोमेंटम, और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 1485 पे रखना है और ऊपर में टारगेट 1650 का। मुझे लगता है ये और भी ऊपर जा सकता है टिल 1800 लेवल्स, बट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है 1650 के। ओके, भारत डायनामिक्स आपकी कॉल 1544 पे। अरुण कुमार मंत्री हमारे जुड़ चुके हैं इस बीच। अरुण, आपके कॉल क्या रहेगा इस वक्त? वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है बर्जर पेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो 545 के आसपास खरीदें। 536 का स्टॉप लॉस रहेगा और 572 तक के टारगेट्स। ओके, बर्जर पेंट्स, अरुण कुमार मंत्री जी का ये पिक हो गया, और पेंट स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, के करके आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ। मानस जी ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में दाव लगाने को कहा है, 610 तक के टारगेट देख रहे हो, 580 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही है गोदरेज कंज्यूमर में आप खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ, 1154 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी ने ईपीएल अपोलो ट्यूब्स चुना है, यहाँ पर खरीदारी की सिफारिश की उन्होंने। 1820 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 1735 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने एचडीएफसी बैंक चुना है, अच्छा मूव यहाँ पर, 1050 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। सोमिल जी ने बीडीएल चुना है, और यहाँ पर डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग, तो यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है, 1650 तक के टारगेट, 1485 का स्टॉप लॉस। फिर अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी बर्जर पेंट्स चुना, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एफएम और वाणिज्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होगी। इस पर ये बड़ी खबर और डिटेल में समझेंगे जब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, और कल दोपहर सरकार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। इस पर और डिटेल में हम आपसे बातचीत करेंगे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। अब राजेश अग्रवाल जी, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपको दमखम नजर आ रहा है, अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्टेड है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी वीडियो पैनल में एंटर करना है सबको नमस्कार। स्टॉक पे आऊँ उससे पहले आपको, आपकी टीम को, और हमारे सारे दर्शकों को हमारी कंपनी होम कैपिटल और मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली बहुत उम्मीदों वाली है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले एक साल से बहुत सुस्त रिटर्न देखे हमने, और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके के मूवमेंट देख रहे हैं, तो बहुत उम्मीद जाग रही है कि अगली दिवाली तक हम बहुत अच्छे रिटर्न पे बैठे हों। जहां तक स्टॉक की बात है, तो पूरे बाजार में अगर रिटर्न अच्छा हो, बाजार अच्छा चले, तो मेरा हमेशा से पिछले 3 दशक से ये मानना रहा है कि वो कैपेसिटी की बाजार की रंगत बदल दे, वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में होती है। अगर वो चलता है तो एक इंडिकेशन आने लगता है कि बाजार घूम रहा है। और इस वक्त मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, इस दिवाली से अगले दिवाली तक मैं रिलायंस के साथ जाने को कहूंगा। कई चीजें हैं, टेलीकॉम में देखें तो शानदार परफॉर्मेंस रही है, और अब उनकी जो थ्योरी है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वैल्यू ओवर सब्सक्राइबर एडिशन, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, जहां मार्जिन्स में सुधार होगा। आरपूस में लगातार बढ़त देखी गई। एफएमसीजी में देखें तो 10,000 करोड़ की सेल प्रथम वर्ष में ही बहुत अच्छी थी। 1 लाख के ऊपर आउटलेट की बातें वो कर रहे हैं। 1 मिलियन आउटलेट, 10 लाख के ऊपर के आउटलेट की बात कर रहे हैं। न्यू एनर्जी में बड़ा कारोबार फैला रहे हैं। इस बार हमें लगता है कि जिस तरीका से ओटीसी परफॉर्म करेगा, खास करके मार्जिन्स वहां बेहतर आएंगे रुपए की कमजोरी की वजह से। एक्सपोर्ट्स में रियलाइजेशन अच्छे आएंगे, रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो एनर्जी में जिस तरीका की उन्होंने अनाउंसमेंट करी पिछले ईजीएम में, और मुकेश अंबानी जी ने ये सीधे सीधे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कामधेनु ऑफ मॉडर्न ईरा।
तो वो अपने आप में दिखा रहा है कि एआई में बड़े तरीके से जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक को आपको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रोजमर्रा की ऊपर नीचे 10 रुपये ऊपर 5 रुपये ऊपर को नजरअंदाज करें। और इस दिवाली राजेश जी, ओके राजेश जी, पॉइंट टेकन। रिलायंस पे आपकी कॉल है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। लेकिन ये खबर बड़ी है, याद रखिएगा। कल दोपहर सरकार की जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये छोटी खबर नहीं है। और हिस्टोरिकली जब जब वित्त मंत्री आई हैं, और इस बार ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि विभिन्न मंत्रालयों से लोग हैं। वित्त मंत्री खुद होंगी इस वक्त, और इसके बाद क्योंकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी हैं, तो ट्रेड डील से अगर आप देखें संबंधित कोई क्या खबर हो सकती है, पॉसिबली हो सकती है। और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, छोटी खबर नहीं है। अब देखिए, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कोई बड़े कदमों की आकर बार बार घोषणाएं की हैं। तो इसीलिए मैं आई थिंक इस खबर को लेकर थोड़ा सचेत हो गया। हमारे साथ आलोक, हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त हमारे सहयोगी। आलोक, ये सडनली ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें खुद वित्त मंत्री होंगी, पीयूष गोयल होंगे, अश्विनी वैष्णव होंगे। पॉसिबिलिटी क्या लग रही है आपको, क्यों है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या पॉसिबिलिटी है इस प्रेस का आउटकम क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने दिवाली के पहले से मोमेंटम बना के रखा है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को बूम देने के लिए, देखा आपने किस तरह से जीएसटी में कटौती की गई। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जीएसटी पे जो कटौती हुई उसका असर, और उसके बाद जो इकोनॉमी के जो पॉजिटिव हालात हैं, एक तरह से कहें सकारात्मक बदलाव जो इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर फोकस हो सकता है सरकार का। लेकिन इसी बीच एक और संभावना ये बताई जा रही है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पैकेज जो था वो काफी समय से लंबित था, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है उसने उसको पहले ही अप्रूव कर दिया है। लिहाजा ये भी एक संभावना है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पैकेज बजट में ऐलान किया गया था उसकी भी घोषणा हो सकती है। हालांकि बीच में जो कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने कहा था कि जो बजट में अनाउंस हुआ था 2250 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज, ये अमाउंट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक बड़े पैकेज पे काम चल रहा है। तो देखना होगा कि एक तरह से जिस तरह से ट्रेड डील्स को लेकर जो अभी कह सकते हैं कि अभी चीजें चल रही हैं, साफ नहीं हो पा रही है, ऐसे में सपोर्ट देने की जरूरत लग रही है। और लगातार डिमांड तो काफी समय से हो रही है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो देखना होगा सरकार क्या वो जो पैकेज 25,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है वो अनाउंस कर पाती है नहीं कर पाती। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री खुद इस बात का आह्वान बार बार करते रहे हैं कि अभी और भी सरकार एक्सपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के लिए या फिर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है। इसीलिए मैं फटाफट हमने उस खबर को क्रैक किया। कल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ये, और याद रखिएगा ये ठीक दीपावली के पहले है, ठीक दीपावली के पहले, तो इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसका प्रोस्पेक्टिव काफ़ी बड़ा है। खैर आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निफ्टी बैंक इस वक्त सुपर स्विंग प्रोवाइड करता हुआ डे हाई पर 57,663। एक ब्रेक के लिए चलते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और निफ्टी 155 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी 308 अंक ऊपर। फिलहाल ये स्थिति निफ्टी और बैंक निफ्टी की चलिए, लेकिन इस मूड माहौल में कमाई के अवसर भी ढूंढते हैं और टॉप कैश कॉल लेते हैं। हमारे साथ हैं सोमिल मेहता, कविता जैन और अमित सेठ जी। सोमिल जी बताइए, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक आया रडार पर? टॉप कैश कॉल के लिए मेरे पास है त्रिवेणी। त्रिवेणी में एक फ्लैग पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट्स, कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर में फ्रेश बाय सिग्नल आया है। स्टॉप लॉस रखेंगे। सोमिल जी, त्रिवेणी कौन सा स्टॉक दोहराएंगे? त्रिवेणी विच स्टॉक? त्रिवेणी जो अभी 355 पर है। ओके, ठीक है। स्टॉप लॉस और इसका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 345 पे और टारगेट होगा 375 पर। ओके, त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपने पिक किया है और ये करीब करीब 355 पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा इसने आज अपना 50 डेमा पार किया और 50 डेमा पार करके एक स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। तो टॉप कैश कॉल का अगर आप देखें जो पहला क्रम है उसके अंतर्गत त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉप लॉस आपका है यहाँ पर 345 का। कविता जी, आप क्या पिक करेंगे?
तो वीरेन जी, यूटीआई एएमसी यहाँ भी एक अच्छे फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है ऑन अ डेली चार्ट। इसका प्रीवियस हाई 1420 के लेवल पर है। वंस ये क्रॉस होता है तो यहाँ और अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ फॉर 1420 के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1390 का। यूटीआई एएमसी और ये पूरा स्पेस बूम 1400 के लेवल पर यहाँ पे खरीदारी कराई कविता जी की तरफ से। अमित जी, आपका कॉल। जी श्रेया जी, मैं निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जाऊंगा। लगभग 914 का इसका प्राइस है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कंटिन्यूसली स्टॉक अपने 10-20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 890 का, 890 का, और टारगेट्स रहेंगे 950 के। ओके, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी सुबह भी आपके पिक में शुमार, और आज भी देखिए अभी भी इस वक्त भी आप इस पर दाव लगा रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। एक बार लेकर आइए बैंक निफ्टी स्क्रीन पर। और इस साल देखिए 2 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से नया हाई बनाया और हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। अगर आप जुड़े रहे होंगे तो आपको अच्छा फायदा भी हुआ होगा। लेकिन सवाल ये कि पिछले शिखर से इस शिखर तक किन बैंकों ने दिखाया सबसे ज़्यादा दम, किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ये बताने के लिए रिसर्च लेकर आए हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए कौन से बैंक रहे हीरो और कौन साबित हुए फिसड्डी? बिल्कुल, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज का स्टार है और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर हम आपको बताते जा रहे हैं कि निफ्टी बैंक में बहुत कंपैरेटिव रेजिलियंस और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब 2 जुलाई के बाद अगर आप देखें तो नया ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है और इसमें लग गए तकरीबन 74 सेशंस। हालांकि 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो बहुत मौके दिए निफ्टी बैंक ने, ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं दिया। अब 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक अगर आप देखें तो 7% की गिरावट आ गई और ये पूरी रिकवरी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला। निश्चित स्तरों से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह कि इस पूरी रैली में सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स एक अलग इंडेक्स है। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 2 जुलाई से लेकर अब तक 7% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। लेकिन समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो जैसे पीएसयू बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चला है कैनरा बैंक, 11% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारी भरकम दिग्गज है, 10% के बड़े मूव्स यहाँ पर आपको नजर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है। हालांकि अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनमें ना के बराबर का मूव है। वहीं एक तरफ जो सरकारी बैंक है, गजब की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी बैंक्स में तेजी आ गए, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे बैंकिंग स्पेस में जिन्होंने इस पीरियड में भी गिरावट दिखाई है और इंडसइंड बैंक बड़ा लैगर्ड है, 12% की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तकरीबन 6% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और फेडरल बैंक इसने भी अगर आप देखें तो निराश किया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इस तेज़ी के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो Q2 के अब तक के ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं, ज़्यादातर बैंकों के सबके बढ़िया देखने को मिले, सरकारी बैंकों के ज़्यादा बेहतर थे। अब कुछ चुनिंदा बैंकों के नंबर्स भी आ चुके हैं, वहाँ पर भी आपको ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। कुछ खबरें ये भी निकल रही थी कि पीएसयू बैंक्स के जो कंसोलिडेशन 2.0 इसकी शुरुआत होने वाली है, तो इसके बाद से लगातार मोमेंटम हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा। और ख़ास बात यह कि जो माइक्रो फाइनेंस की बुक्स है इसमें पिछले टाइम तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से बता रही है कि Q2 के नंबर्स के बाद हो सकता है कि ये स्ट्रेस पीक आउट हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, यहाँ से बेहतर दौर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारे कारण हैं इस तेज़ी को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक की तेज़ी में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको सरकारी बैंक्स की तरफ से देखने को मिला है। सरकारी बैंक यही कारण था। हालांकि याद रखिएगा सरकारी बैंक कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, परसों तक, लेकिन ये कल और आज की जो कमांडिंग फोर्स है दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। आशीष, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लेके आइए जनाब। ये मिड डे में जो डिप आया था ना, मिड डे के डिप को पूरा का पूरा 3 स्ट्रक्चर्स ने संभाल के रखा है। एक बार रिलायंस लेके आइए, एक बार लेके आप आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए और लेके आइए आप एचडीएफसी बैंक। इन तीनों स्टॉक्स को लेके आइए तो बात कुल मिला के वही है, कुल मिला के बात वही है कि बाजार फोकस कर रहा है लार्ज कैप पे। एक बार मानस जरा आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, और ये बात हम मानस आपको याद होगा 4 दिन पहले भी कर रहे थे कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे और ये स्टॉक अभी अपने 200 डेमा से निकल के पहला एवरेज टेस्ट कर रहा है। और आप सोचिए मानस क्या ट्रेड मिला था वो 1390 पे, नाउ इट्स 1437। बट अभी भी अपना डिफरेंशियल देखिए ना, 1500 वर्सेस 1437। क्या इस डिफरेंशियल को प्ले करना चाहिए? क्या अभी भी यहाँ से करीब करीब 50 रुपए की तेजी बाकी है आईसीआईसीआई बैंक में?
देखिए मॉर्निंग में जब बात हुई थी तो मैंने 1460 की बात की थी, तो 1460 की जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। बट जिस तरह के पैटर्न्स हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद 1460 को ब्रेक करके 1490 या जो जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1500 रुपए के आसपास उस जो स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर एक पोजिशन ट्रेड लेना हो तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। आप 1500 रुपए के टारगेट में सेट करके रखिए और 1409 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके 1409 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और यहाँ पे बने रहने की राय। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। अब क्योंकि बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं और नतीजे भी कल आने हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक के, और साथ ही अल्ट्राटेक के नतीजे भी आएंगे। तो वायदा बाजार की बात करें तो इंडसइंड बैंक और समेत 6 बैंकों के नतीजे आएंगे। तो इसका अनुमान समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव ज्वलकर और दीपाली राणा। गौरव, पहले आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम बैंकिंग स्पेस की अभी डिस्कस कर रहे थे। ICICI और HDFC बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अगर हम बात करें ICICI बैंक की तो कहीं पे एक सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कहीं पे गिरावट जो है वो इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ की। हमने पहले ही देखा है कि लगभग 10% का लोन बुक ग्रोथ बैंक ने डिलीवर किया था। डिपॉजिट ग्रोथ भी कहीं पे हेल्दी रहा है, बट LDR रेशियो जो है, जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो, वो बढ़ गया था 98% पे। तो इसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट जो है वहाँ पे लगभग बस 2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। कंसेंसस का मानना यह है कि लगभग 10 बेसिस पॉइंट से नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर सकते हैं, और इसी के साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कहीं पे एक इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि Q1 जो होता है यूजुअली ज़्यादा वीक होता है एग्री बुक्स को लेके, तो वहाँ पे एक इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ से कहा जो कमेंट्री है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और ग्रोथ को लेके वो ज़रूरी रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY26 में ये जो ग्रोथ है वो सिस्टम के इनलाइन ही रहने वाली है। और इसी के साथ साथ कहीं पे कमेंट्री जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो उस पर ज़रूरी रहेगी, क्योंकि इस क्वार्टर में 98% से भी ज़्यादा हुआ है कहीं पे, क्योंकि डिपॉजिट्स का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लो था, बट आगे जाके कैसे रहेगी ये ट्रेजेक्ट्री वो जानना ज़रूरी रहेगा। बाद में बात करते हैं ICICI बैंक की। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो लगभग नतीजे जो है वो ऐसे ही स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर लोन ग्रोथ को देखें तो कंसेंसस का मानना यह है कि 10% का ग्रोथ तो आ सकता है, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर हम देखें ICICI बैंक का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था, तो उस मुताबिक थोड़ा कम ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रॉफिट रेशियोज़ की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे पहले बात करते हैं, वहाँ पे 6% की ग्रोथ, और कहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी तो वहाँ पे भी लगभग 2% की ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। अब कंसेंसस का मानना ये है कि यहाँ पे ये देखना ज़रूरी रहेगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कैसे रहते हैं। पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ICICI बैंक में कहीं पे एक कुशन था 7 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि एक अच्छा नंबर जो है हमें इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की वजह से देखने को मिला था। बट इस क्वार्टर में ये जो कुशन है वो नहीं रहेगा, और इसी की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 14 बेसिस पॉइंट से गिर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट, तो यहाँ पे भी ये देखना ज़रूरी रहेगा कि क्रेडिट कॉस्ट कैसे आता है। कंसेंसस का मानना यह है कि सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आखिर में जो मैनेजमेंट का कहना है निम ट्रैजेक्टरी को लेके आगे कैसे रहेगी और लोन ग्रोथ को लेके वो जानना ज़रूरी रहेगा। बट ऑल इन ऑल अगर हम दोनों बड़े बैंक्स की बात करें HDFC और ICICI बैंक, तो एक स्टेबल नतीजे इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया आपका। और बैंकों से अगर आप देखें हट के अब चलते हैं थोड़ा सा सीमेंट कंपनी की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये वो कंपनी जो कि अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में एक बड़े मूव के बाद इन मिड ऑफ CY25 अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया, फिर थोड़ा सा लिक्विडेशन, अभी करीब 100 और 50 डिमा के बीच में फंसा हुआ है ये। दीपाली से बात करते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स कैसे सकते हैं। दीपाली क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, और मोर और लेस नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? थैंक यू वीरेन। और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अनुमान है वो हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं पिछले साल का जो तिमाही रही थी वो काफ़ी कमज़ोर रही थी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमज़ोर थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 65-68% पर ही था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर थी। तो यानी पिछले साल का जो बेस है वो काफ़ी कम है, इसलिए वाई बेसिस पे नंबर्स काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं।
नेट सेल्स में 15% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में 56% की ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाई दे रही है। वाईवाई बेसिस पे 12,080 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। पिछले साल इसी तिमाही में 820 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। एबिटा भी 3,010 करोड़ के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। पिछले साल ये आंकड़ा 2018 करोड़ का था, यानी यहाँ भी 49% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मार्जिन देखेंगे तो 12.9% से बढ़कर 15.9% पर मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं, बाकी नंबर्स भी थोड़े फ्लैट नेगेटिव साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं। अगर सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। इसके अलावा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी 4% के आसपास बढ़कर आ सकती है वाईवाई बेसिस पे। ब्लेंडेड रियलाइजेशन सीक्वेंशियल बेसिस पे तो घट रहे हैं, लेकिन वाईवाई बेसिस पे 1-1.5% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आरएमसी रेवेन्यूज भी सालाना आधार पर 14-15% बढ़कर आ सकते हैं। वहीं अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर टन देखेंगे तो ये वाईवाई बेसिस पे डिक्लाइन हो रही है 4% के आसपास, और एबिटा पर टन जो कॉस्ट है ये वाईवाई बेसिस पे तो बढ़कर आ रही है, यानी 732 रुपए से बढ़कर 961 रुपए आ रही है। लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 100 रुपए के आसपास की कमजोरी एबिटा पर टन में देखने को मिल रही है। तो नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से सॉफ्ट, लेकिन वाईवाई बेसिस पे अच्छे नंबर्स कंसो फ्रंट पर अल्ट्राटेक सीमेंट रिपोर्ट कर सकता है। ओके, साल दर साल के लिहाज से देखें तो नंबर अच्छे रह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े नरम रह सकते हैं। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का, काफ़ी चीज़ें हमें करनी है, तो धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी हैं, माननीय जयसवाल और रचना वैद्य जी। अरुण जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक आया? श्रेया जी, मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो बीडीएल के कॉल ऑप्शन में बाय करने की सलाह रहेगी। जहां तक स्ट्राइक की बात है, 1520 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 45-46 के आसपास चल रहा है। 34 का स्टॉप लॉस लगा है। 62 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, भारत डायनामिक्स रचना जी, आपका कॉल क्या रहेगा? जी, फार्मा के बहुत सारे नाम में एक साथ एक स्विंग शुरू हो रहा है, तो उसमें से एक नाम हम चूज करेंगे जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में हम 990 के करीब बैठे, हम 990 का ही सी इस पे बाय करना सजेस्ट करेंगे, जो कि फिलहाल 14 पे ट्रेड कर रहा है, 14.5 के आसपास। हम इसमें 11 पे एसएल लगा सकते हैं, और हमारा अपसाइड पे इंट्राडे के हिसाब से टारगेट हो सकता है 18 तक। एंड अगर कोई दिवाली तक होल्ड करना है करना रेडी है तो 2022 तक भी इसका टारगेट रह सकता है। ओके, जाइडस लाइफ फिलहाल ये धमाकेदार ऑप्शन के लिए रचना जी की पिक। मानस जी, आपने कौन सा काउंटर चूज किया? तो देखिए, लॉरस लैब के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरस लैब में अगर आप देखें तो स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। जो 900 वाला कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 35 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, लॉरस लैब की 900 की कॉल आप 2280 पे पिक कर रहे हैं, तो 3 ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे ऑप्शंस पे भी। यहाँ पे और क्या है, मतलब देखिए लॉजिकली जब निफ्टी में इतना थ्रस्ट मिल रहा है। अच्छा, एक तो मैं रिलायंस पे एक बार फोकस करना चाहूँगा। रिलायंस देखिए डायरेक्टर साहब, क्योंकि जब हम अगले दिन रिज्यूम करेंगे ट्रेड सोमवार की सुबह सुबह, तो फर्स्ट रिएक्शन हमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस पे देना है। एक काम करते हैं, रिलायंस पे एक सेंस ले लेते हैं पहले विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। याद रखिएगा, ये पूर्वानुमान जो है हमने यहाँ पर आंकड़े जुटाए हैं विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है आइए दिन से समझते हैं। नंबर्स कैसे रहेंगे इस बार, ये दिन बताइए जी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आएंगे सेकंड क्वार्टर के, और देखते हैं किस तरीके से नतीजे का एक्सपेक्टेशन है बाजार में। अगर हम बात करें तो जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है सिक्वेंशियल बेसिस, यानी तिमाही दर आधार पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू में लगभग 2% का इजाफा आप देखेंगे, तो वहाँ आपको सुधार दिखेगा। और ब्रॉडली जो टेलीकॉम बिजनेस से आपको ग्रोथ मिल रही है, वहाँ कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा की बात करें तो 45,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन है कंसोलिडेटेड एंटिटी का, जहां आपको 5% की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि पिछले क्वार्टर आपने एशियन पेंट्स की सेल के ऊपर मुनाफा देखा था, तो बेस बड़ा है और उसी लिए आपको रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है 26% नीचे दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेगमेंट्स की, तो रिटेल का एबिटा लगभग 3% सुधरेगा। O2C कारोबार जो कि एक बड़ा कारोबार है, यहाँ आपको एबिटा 4% बढ़ के 15,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ेगा। और ऑयल एंड गैस एबिटा की बात करें तो वो लगभग 4600 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हम बात करें O2C सेगमेंट की ग्रोथ की, तो पिछले क्वार्टर काफ़ी सारा मेंटेनेंस शटडाउन था, क्रूड के दामों में वॉलेटिलिटी थी जो इस क्वार्टर नहीं होनी चाहिए, तो वो एक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो फेस्टिव सीजन सेल्स हैं उसके कारण रिटेल कारोबार को एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली जो क्वार्टर एंड के फैग एंड में आता हुआ नजर पड़ा है, तो दिवाली में और पिकअप एक्सपेक्टेड है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें
तो वहाँ वॉलेटाइल क्रूड के दाम के चलते थोड़ा बहुत जो रियलाइजेशन है वो कम होता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन जियो ये जो टेलीकॉम बिजनेस है यहाँ फोकस रखिए, क्योंकि रेवेन्यू जो है सिक्वेंशियली 3% बढ़ेगा, एबिटा में अच्छी खासी वृद्धि होगी, क्योंकि जो आरपू है जो कि एक बड़ा आंकड़ा हम ट्रैक कर रहे हैं वो लगभग होना चाहिए 212 रुपए के आसपास, जो पिछले क्वार्टर 209 रुपए के आसपास था। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास आपको जियो की प्रॉफिट आती हुई नजर पड़ सकती है। अगर हम कंसोलिडेटेड आउटलुक की बात करें तो क्या लोग जानना चाहेंगे न्यू एनर्जी बिजनेस का आउटलुक, जहां तक कि मार्जिन का सवाल है, रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस में किस तरीके से मार्जिन शेप अप हो रहे हैं, वहां मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जियो का आईपीओ है वो अनाउंस किया था चेयरमैन साहब ने एजीएम में, तो वहाँ क्या डेवलपमेंट है और किस तरीके की वैल्यूएशन, किस तरीके की आरपू ग्रोथ वहाँ एग्रेसिवली और भी कर सकते हैं, क्या टैरिफ हाइक हो सकता है, ये सारे सवाल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल एक हेल्दी क्वार्टर आपको रिलायंस का देखने मिलेगा Q2 में। ओके, हेल्दी क्वार्टर रह सकता है। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर, रिलायंस की चर्चा हुई है तो हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा कीजिए। चलिए अब वक्त हो रहा है 4 का चौका का। सस्ता ऑप्शन लेंगे मान्य जायसवाल, रचना वैद्य आज देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, साथ ही अरुण कुमार मंत्री देंगे चार्ट का चमत्कार, साथ ही मिड कैप फंडा समझेंगे राजेश अग्रवाल जी से। शुरुआत कीजिए मानस जी, सस्ता ऑप्शन। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कल मैंने यहाँ पर एक BTST रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन क्योंकि आज एक इनवर्स सरेंशुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, आई थिंक यहाँ से भी करीब 40-50 रुपए का आपको आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो इसका जो 1420 का कॉल ऑप्शन है रिलायंस का, वहां पर खरीदारी करेंगे। 1920 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और आपको टारगेट 30 रुपए के सेट करना है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कॉल है, याद रखिएगा। अगेन हमें इसमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और ये ट्रेड मानस ने पिक किया है। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरे तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में कोटक महिंद्रा बैंक में देना चाहूंगी, जिसके फ्यूचर्स 2205 पे ट्रेड कर रहे हैं दिस पॉइंट इन टाइम। हम इसमें अगर ऐसे लगा सकते हैं 2190 का, और इसको लॉन्ग कर सकते हैं तो अपसाइड बेस पे हमारा टारगेट हो सकता है 2242 का। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण कुमार मंत्री जी, आपने क्या चुना है? जी अगेन एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक लेना चाहेंगे तो एपीएल अपोलो में खरीदारी की सलाह है। 1753 1754 के आसपास चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा एडिशन नजर आ रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह रहेगी। 1741 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1788 का टारगेट। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपकी बाय कॉल है यहाँ पर 1754 पे। मिड कैप फंड के लिए चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, क्या फंडा के हिसाब से एशियन पेंट के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो दुनिया भर में 10 जो बड़ी कंपनियां हैं डेकोरेटिव पेंट के, उसमें एक एशियन पेंट है। 27 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 1,60,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं और पिछले कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस खराब रही, क्योंकि लोगों को ये डर था कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब चूंकि अर्बन डिमांड भी बढ़ती गई है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और रूरल डिमांड भी इन्फ्लेशन और अच्छे मानसून की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रॉ मटेरियल के प्राइस खास करके क्रूड के बहुत नीचे के लेवल्स पे, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड हो सकती है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, एशियन पेंट्स हो गया ये काउंटर 4% अप आज के सेशन में, शानदार रैली। राजेश अग्रवाल जी, एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी, पूरा अगर आप देखें तो एक बार वर्लपूल देखेंगे, ये काउंटर भी आज गजब की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, 13% आज के सेशन में। और जिस तरीके से पूरे स्पेस में एक रैली आई है, ये दिवाली का मूव है या फिर लंबी अवधि के लिए भी आपको सही नजर आ रहा है? देखिए, जब से ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हुई है ना, उसके बाद ही पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम आती है। ऊपर से वो जो जीएसटी की कट आई, वहां से भी बेनिफिट आया पूरे सेक्टर को। दूसरे, आपने सही कहा कि फेस्टिवल डिमांड तो है ही, आगे आने वाले दिनों में शादियों की डिमांड है। अब मुझे लगता है कि सारी स्पेस में अगर किसी को चुनना हो तो मेरे हिसाब से पहली पसंद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी। थोड़ा करेक्ट होता है तो, क्योंकि बहुत अच्छा चल चुका है लिस्टिंग के दिन। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं ध्यान देना हो तो मैं ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा, जहाँ न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि
इंटरनेशनल मार्केट भी केटर करती है, वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं, हालांकि 65-70 के पी पे थोड़ा सा टर्न हुआ ही वैल्यूएशन दिखेगा आपको, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसे देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, ब्लू स्टार पे आपका ठीक है यहाँ पे। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी 25,717 की ट्रेजेक्ट्री में, मतलब इस ट्रेजेक्ट्री को पकड़ के चलता हुआ, और कोई खास अगर आप देखें डिविएशन नहीं है इन लेवल से। अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में फोकस करते हैं और हमारे साथ इस बीच अब दीपन मेहता जुड़ चुके हैं बिग मार्केट वॉइसेस कड़ी में। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले आपको दीपावली की, छोटी दीपावली की और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। यही कामना करूंगा सर कि आपके दौरान निकाली गई कॉल्स अच्छा करें, अगला साल आपके लिए बहुत शांत और बहुत ही मुनाफे वाला हो। ये बताइए कि जाते जाते अगर आप देखें तो ये जो साल है शायद मेरे ख्याल से अपने काफ़ी लॉसेस कट कर चुका है। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी हार्डली 500 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है इस तेज़ी के पीछे के बड़े कारण क्या है कि सारे सेटबैक, सारी नेगेटिव न्यूज़, सारे ख़राब नंबर्स हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब यहाँ से अगर चेज़ करना चाहिए तो एग्जैक्टली क्या चेज़ करना चाहिए? इस नए संवत में आप क्या चेज़ करेंगे? वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए, और आपको और पूरी आवाज़ की टीम को हैप्पी दिवाली एंड विशिंग यू वेरी वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। मेरे ख्याल से यू आर राइट, काफ़ी हद तक मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और लॉट ऑफ रीट्रेसमेंट ऑल्सो हैज टेकन प्लेस। उसकी वजह ये है कि फाइनली लग रहा है कि इस साल में, नए संवत में, वी मे सी कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग जो पिछले 2 साल से काफ़ी फ्लैट थी, स्टैग्नेंट थी, that will certainly start to improve GST कट की वजह से, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक साइकिल, इंटरेस्ट रेट कट की वजह से, एंड अर्लियर इन द ईयर वी हैड द टैक्स कट ऑल्सो। तो जितना भी गवर्नमेंट कर सकती थी, दे हैव गिवन अ बूस्ट टू द इकोनॉमी, टू कॉर्पोरेट इंडिया, जिसकी वजह से अर्निंग्स डेफिनेटली इंप्रूव होने चाहिए, और दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइसेस जस्ट नाउ एज वी स्पीक। ट्रिगर बन सकता है कि अगर ये जो यूएस के साथ टैरिफ्स का जो मामला चल रहा है, अगर वहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन मिलती है, दैट विल बी सेंटिमेंटली एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और रुपी अप्रिशिएट होगा एंड वी मे सी एफआई फ्लोज ऑल्सो। सो इसी कारण की वजह से लग रहा है कि ये साल अच्छा जाना चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि इतनी सारी बुलेट्स खाने के बाद भी हमारा मार्केट शाहरुख खान की तरह अभी भी खड़ा है, जिंदा है, एंड इट इज स्टिल प्रॉस्परिंग एंड थ्राइविंग। तो जब ये भी जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इश्यूज है, अगर ये भी अगर सॉल्व हो जाते हैं, देन सर्टेनली द मार्केट कैन स्केल टू न्यू हाइस। आई एम श्योर दैट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, वो डर वाले शाहरुख खान तो नहीं ना? नहीं, जो जिंदा है उसके बाद। मुझे आज तक मुझे डर मूवी बहुत पसंद थी। मैं मतलब पता है, देखिए ना, डर है ना? हाँ, देखिए, बहुत पुरानी है, not remember the full story yet, but I think it's something to do with revenge. बड़ी अच्छी मूवी थी, बस आज तक वो समझ में नहीं आया कि वो आखिरी में बॉबी देओल कहाँ से आ गए थे, बस अदरवाइज वो मूवी बहुत बढ़िया थी। खैर, कमिंग बैक टू आई थिंक अगेन मार्केट्स, आप हमेशा तोल मोल के बोलते हैं और आपको जब वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है तभी आप लेते भी हैं, कोई भी स्क्रिप्ट या फिर सेक्टर पे फोकस करते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी कहाँ पर है जहाँ पे आपको लगता है कि इस अर्निंग सीजन के बाद वो कंफर्ट आपका और भी बढ़ेगा? एक दो बास्केट जो कि आपको इस वक्त कंफर्टेबल लग रही हैं, चेस करने लायक? देखिए वीरेंद्र, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो पिछले 2 साल से हमारा व्यू थोड़ा कंजर्वेटिव था, थोड़ा आई वुड से कॉशियस था। उसकी वजह ये थी कि जो हम ग्रोथ कंपनीज को हमारे वॉच लिस्ट में थे, विच आर वेल नोन ग्रोथ कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन वाज एनीवेयर फ्रॉम 70-80 टाइम्स टू 100 टाइम्स और सो। ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि वी हैव सीन अ डिसेंट करेक्शन इन स्मॉल मिड कैप ग्रोथ कंपनीज, इवन इन लार्ज कैप ग्रोथ कंपनीज, लेकिन अर्निंग्स हैव कम थ्रू लार्जली, अर्निंग्स अच्छे खासे बड़े हैं। इसकी वजह से अब जो हम बिजनेसेस एनालाइज कर रहे हैं, जो 1 साल पहले 70-80 टाइम्स के पी मल्टीपल, ट्रेलिंग 12 मंथ पी मल्टीपल ट्रेड हो रहे थे, नाउ दे अवेलेबल एट 50-60 टाइम्स। अभी ये सस्ते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट एक्सेप्शनली ओवर प्राइस्ड, और इसी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ आइडियाज में इमर्ज। हमारा सबसे बड़ा फोकस इज इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इक्विपमेंट, सोलर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज,
विंड पावर इक्विपमेंट, जो अन्य जो बिजनेसेस रिलेटेड है, दैट इज वन ऑफ द फोकस एरियाज एज फार एज वी आर कंसर्न। उसके अलावा आई थिंक कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस पर हमारा फोकस है। वेरी इम्प्रेस्ड विद द नंबर्स व्हिच केम थ्रू फ्रॉम द ज्वेलरी कंपनीज, काफी अच्छे आंकड़े आए हैं। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन हो, सेंको गोल्ड हो, तो ये भी यहाँ पर भी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है एंड गुड ग्रोथ डायनामिक्स ओवर देयर। एल्कोबेव कंपनीज पर भी फोकस अच्छा है, स्पेशली लाइक एलाइड ब्लेंडर्स, अच्छे नतीजे आए हैं वहाँ पर। एंड लाइक दैट आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म में वी लाइक यात्रा ऑनलाइन, BLS इंटरनेशनल। तो ऐसे आपको वी हैव टू गो फॉर हाई ग्रोथ सेक्टर्स इन दैट हाई ग्रोथ कंपनीज एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। ज्वेलरी स्टॉक्स पर ही मेरा सवाल था, लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया तो उसको छेड़ूंगी नहीं दोबारा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तक के अर्निंग सीजन्स कैसे लगे आपको? हमने देख लिया FMCG से नेस्ले का रिजल्ट, साथ ही IT में देखे विप्रो इन्फोसिस के रिजल्ट आए। रिजल्ट ठीक ठाक थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं तस्वीर खराब की, तो आज IT डाउन दिखेगा। HCL टेक महिंद्रा परसिस्टेंट भी देखा हमने, साथ ही PVR आइनॉक्स भी देखा, उसके भी रिजल्ट अच्छे थे। जो नहीं चलने वाला स्टॉक, हम लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं, उसके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए। तो अभी तक का रिजल्ट कैसा लगा है आपको? और जितने भी रिजल्ट्स आए उसमें से एक ऐसा क्वार्टर, एक ऐसा काउंटर जो आपको अब अच्छा लग रहा है और इन लेवल्स पर भी आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है? देखिए, जो रिजल्ट्स आए हैं अब तक, मेरे ख्याल से फॉर द बिग सेक्टर्स काफी मिक्स्ड आए हैं। और मैं उदाहरण पे तौर बोलना चाहूंगा, जैसे कि बैंक्स है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। मेरे ख्याल से ICICI और HDFC का भी रिजल्ट ठीक ठाक आएगा, लेकिन द रियल प्रॉमिस, सबसे बढ़िया ग्रोथ केम इन द PSU बैंक्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, IOB है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, वहां पर अच्छे आंकड़े आए हैं। विद इन द NBFC स्पेस डिसअपॉइंट विद L&T फाइनेंस, लेकिन इरडा के नतीजे अच्छे आए हैं। विद इन द सॉफ्टवेयर स्पेस सभी लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज को हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, बट गुड नंबर्स केम फ्रॉम परसिस्टेंट सिस्टम्स। काफी इंप्रेसिव था टू ग्रो ऑन दैट लेवल एट दैट बेस। और LTI Mindtree थोड़ा प्रॉमिस दिखा रहा है। इट हैज बीन अ गुड आउट परफॉर्मर इन द पास्ट। पिछले 2-3 साल से थोड़ा स्लो हो गई थी ग्रोथ, शायद दे एंटरिंग इनटू न्यू ग्रोथ फेज। लेट्स वेट एंड वॉच। तो लाइक दैट मेरे ख्याल से सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे तो ब्रॉडली देयर हैव बीन लॉट ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट्स, और कुछ ऐसे अच्छे विनर्स भी आए हैं इसमें। कमिंग स्पेसिफिकली कि कौन से स्टॉक्स अभी तक जो नतीजे काफी अच्छे आए हमारे हिसाब से। सो आई थॉट दैट द नंबर्स विच केम थ्रू फ्रॉम IRDA, IREDA, दैट वर एक्सेप्शनली गुड। उसके अलावा जितने भी सोलर इक्विपमेंट कंपनीज थे, उनके नतीजे बहुत ही बड़े आए हैं। वेरी इंप्रेस्ड विद दोनों जो वारी ग्रुप कंपनीज है, वारी रिन्यूएबल और वारी एनर्जीज, बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन। हाल ही में आई थिंक विक्रम 16 के नंबर्स आए थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी टेकिंग प्लेस। और आज या कल आई थिंक अनुपम रसायन के नतीजे आए थे। सो लग रहा है कि हमारी जो एक बहुत ही पुरानी इन्वेस्टमेंट है PI इंडस्ट्रीज, उसमें शायद अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ऑफकोर्स अनुपम के नतीजे बहुत ही बड़े आए, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। सो आई वुड से कि अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे आए हैं, some of them are very good, but it's not across the board कि बहुत ही बढ़िया नतीजे सब जगह आ गए। मिक्स बैग आए। वैसे दीपन जी, नेस्ले के भी रिजल्ट अच्छे लगे और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया, और पूरा FMCG अगर आप देखें तो आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से वहाँ पे दमखम नजर आ रहा है। क्या ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? क्योंकि FMCG ने काफी अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट्स को। देखिए, मेरी राय में FMCG एक सेक्युलर स्टैग्नेशन मोड पर है। एक्चुअली एज ए इन्वेस्टर, अगर जो कंपनी आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी टॉप लाइन ग्रोथ इंडिया की नॉमिनल GDP टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। इंडिया की टॉप लाइन GDP ग्रोथ 10-11% की पोटेंशियल है, आ भी सकती है। और अगर FMCG कंपनियां कैन नॉट ग्रो इवन एट 11%, तो उनको एनालाइज करना, उनको ट्रैक करना कोई मतलब नहीं है। दे वर ग्रेट विनर्स इन द पास्ट, लेकिन आई थिंक दे आर पास्ट देयर प्राइम। तो नेस्ले हो, HUL हो, गोदरेज कंज्यूमर, मारिको, ये सभी हमने हमारी पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। कुछ खास कंपनीज है FMCG में जहां पर फोकस कर सकते हैं। दे आर स्मॉल मिड कैप कंपनीज, अगेन डिस्क्लोजर भी है ना, क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड। तो उसमें एक कंपनी ध्यान में आती है, वो है वाडलर इंडस्ट्रीज। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है इसके बारे में। और नाउ यू हैव टू ऐड इवन द अल्कोबेव कंपनीज टू दीज FMCG कंपनीज। तो वहां पर जैसे मैंने कहा एलाइड ब्लेंडर्स के नतीजे पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छे आए हैं, अच्छा पोटेंशियल वहां पर दिख रहा है।
सेम इज द केस विद रैडिको खैतान ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, अगर इफ दे आर एबल टू रिटेन द प्रीमियम ब्रांड तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। जो नया एक्विजिशन किया है दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो लाइक दैट जो एफएमसीजी की जो बास्केट है वो चेंज हो रही है, एंड ट्रेडिशनली वी डोंट नीड टू गो फॉर द सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब कैटेगरी से आपको कंप्लीटली निकल जाना चाहिए। ओके अच्छा दीपन जी, अब एक और चीज़ प्रश्न आपसे यहाँ पे, कंसिडरिंग क्रूड, आई मीन क्रूड की जो ट्रैजेक्टरी 60-61 की फिर हो गई है, और डिस्पाइट ऑफ आई थिंक मल्टीपल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट पूरा अगर आप देखें बीते 1-1.5 साल से टेंस रहा, लेकिन उसके बावजूद क्रूड कभी कभी 68, 72 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाया। आर यू टेकिंग एनी कॉल ऑन क्रूड पे कोई कॉल, या फिर उस जैसे कि पेंट कंपनियों पे या फिर ओएमसीज पे कोई कॉल लिया आपने इस वक्त? तो अभी क्रूड ये सब पासे है, अभी इसका कोई खास असर नहीं है हमारी इकोनॉमीज पे, हमारे अर्निंग्स पे भी, और धीरे धीरे इसको ट्रैक करना कोई मतलब नहीं है। वी आर एट ऑलमोस्ट 2% इन्फ्लेशन रेट, तो क्रूड का इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी और हमारी इकोनॉमी पर भी। आई थिंक जो हमारा पूरा फोकस है वो इंटायर फोकस इज ऑन न्यू जनरेशन, हाई ग्रोथ, सनलाइट इंडस्ट्रीज। क्या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच बेनिफिट फ्रॉम डेटा सेंटर, विच बेनिफिट फ्रॉम डिजिटलाइजेशन, विच बेनिफिट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, which benefit from new type of consumption, could be travel, could be tourism, वो सब चीजें अभी हम फोकस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पोर्टफोलियो फॉर 2030, और ये सब जो कंपनियां हैं, पेंट कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज है, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज है, स्टील है, सीमेंट है, दे आर बिजनेसेस ऑफ द 2020s एंड बिफोर। तो इन्वेस्टर को अभी काफी एक्साइटिंग फेज में हम जा रहे हैं, एंड दे हैव टू लुक फॉर इनोवेटिव बिजनेसेस, प्लेटफॉर्म कंपनीज विच आर कॉन्सेप्ट स्टॉक्स rather than run of the mill कंपनी जहां पर 10-12 लिस्टेड कंपनी है और पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ रेट से कम हो गई है। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पर निगाह रखे आपने। एंड अगेन वंस अगेन आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की, छोटी दीपावली की और धनतेरस की। बहुत ही मंगलमय रहे अगला एक वर्ष आपके लिए और ये नया संवत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निफ्टी इट्स 25707 और बैंक निफ्टी 57,696। एक बार जरा रणनीति की बात कर लेते हैं जनाब, और इंडस्ट्रीज पे देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है 57,694 पे, और निफ्टी आप समझ लीजिएगा कि 25,706 पे। एक होता है ना, आई मीन जो नदी का प्रवाह होता है, प्रवाह क्या है वो समझ लीजिएगा जनाब कि वो है ऊपर की तरफ पानी बह रहा है, डायरेक्शन इसकी अगर आप देखें जो है उसमें ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग है कैरी कर सकते हैं आप। मंडे को 3 नंबर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि प्रभावित करेगा निफ्टी को भी, निफ्टी बैंक को भी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को प्रभावित करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक को प्रभावित करेंगे। बट मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रॉन्ग है, कन्विक्शन की कोई कमी नहीं है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। अगर आप जितना पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हैं इंडेक्स पे आप कैरी कर सकते हैं। ओवरलोडेड मत होइए, बट यस लॉन्ग्स कैरी करिए। श्रेया कि लॉन्ग्स कैरी करने की सलाह, फिलहाल कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो मंडे आपके लिए ये अप्रोच रहेगी मार्केट पर। और मार्केट की बात हो गई, चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना भी शुरू कर देते हैं। मानस जी, शुरुआत आपसे बताइए, बीटीएसटी। बिल्कुल, देखिए बीटीएसटी पे ही ध्यान है। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 3630 था उसको ब्रीच किया आज। तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3614 3614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3725 3725 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके कविता जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी? वीरेंद्र जी, ब्लू स्टार ने बहुत अच्छा फॉर्मेशन डेवलप किया है। डेली चार्ट एक बेस क्रिएट किया इसने 1850 पर, और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सो अपसाइड मुझे लगता है 2030-2040 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिखने चाहिए। 1945 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। कि ब्लू स्टार कविता जी की पिक हो गई। अरुण कुमार मंत्री जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? जी, फार्मा सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा तो मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी की सलाह है।
2482 के आसपास खरीदे, 2459 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2532 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैनकाइंड BTST करके चल सकते हैं। ओके, अमित जी आपका ट्रेड? अमित जी, वो म्यूट वाला बटन दबाओ आपका। जनता ने सब सुन लिया सर। जी वीरेंद्र जी, मॉर्निंग में मैंने ये कविता जी को आपने अमित जी को कविता जी के साथ जो विंडो में रखा हुआ है ना, देखिए का प्रभाव है। बगल में उसी का प्रभाव है। नहीं कविता जी हमारी खिंचाई करेंगे खामखा। अमित जी बताइए, कॉल है। जी वीरेंद्र जी, मॉर्निंग में हिंदुस्तान यूनिलीवर 2570 के लेवल्स पे दिया था, सेटअप स्ट्रॉन्ग है, डेज हाई पे बंद हो रहा है, तो HUL के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। स्टॉप लॉस अब रहेगा 2575 का और टारगेट्स रहेंगे 2650 के। HUL FMCG स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव, HUL के साथ जाना चाहेंगे। रचना जी, आप कौन सा स्टॉक पिक कर रही हैं? जी, हम M&M के साथ जाएंगे, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जो 3650 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें 3620 के SL के साथ लॉन्ग जाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 3720। ओके, चलिए, तो M&M फ्यूचर्स इस मतलब आज और कल में जो एक बहुत बेहतरीन ट्रेड रही है उसमें M&M भी इंक्लूडेड है। आई मीन कल सुबह प्रकाश से डिस्कशन हो रहा था 35-50 पे, अच्छा क्लोज यहाँ पर रहा है। राजेश जी, अब आपकी बारी। पहले आपने पिक किया था रिलायंस, अब कॉल क्या आपकी? HDFC के साथ जाएंगे। एक बड़ा बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, लगातार ग्रोथ डिलीवर करी है, फोकस रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में है। पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए थे, दूसरी तिमाही से भी अच्छी उम्मीदें बनी हुई हैं। सब्सिडियरीज भी सारी अच्छी कामकाज कर रही है, फिर वो चाहे लाइफ हो, AMC हो, एर्गो हो, सिक्योरिटीज हो। और हमारे अनुमान से पूरे साल का बॉटम लाइन इसका 80,000 के ऊपर आएगा और रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। इस वक्त HDFC के साथ ही जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये वाली HDFC बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, तो पसंदीदा स्टॉक इनका फिलहाल ये आपके रडार पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, होल्डिंग कंपनियों में आज जोरदार तेज़ी दिख रही है। हम लगातार CNBC आवाज़ को आपके लिए खबर लेकर आ रहे हैं और खबर ये है कि दरअसल 29 अक्टूबर को इन कंपनियों की प्राइस डिस्कवरी के लिए स्पेशल सेशन होगा और इस सेशन को लेकर कंपनियों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन क्यों है, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, बताइए क्यों उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 29 अक्टूबर को अगर आप देखें तो कुछ 9 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं, जिनके पास अगर आप देखें तो इनके जो टोटल असेट्स हैं इसमें 50% से ज़्यादा का योगदान ऑलरेडी जो दूसरी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको मिलाकर आता है। तो ऐसे 9 नाम निकल कर आए हैं और इनकी प्राइस डिस्कवरी होगी 29 अक्टूबर को कॉल ऑक्शन के माध्यम से। तो दरअसल अगर आप देखें तो ये सब 9 कंपनीज में एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, जिसमें आप देखें कि काफ़ी सारी नाम है और सब आपने सुने हुए हैं, बड़े बजिंग स्टॉक चल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो GFL लिमिटेड है, जो आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। पिलानी इन्वेस्टमेंट जो बिरला ग्रुप के स्टॉक्स को होल्ड करती है। TVS होल्डिंग है। नालवा सन जो जिंदल ग्रुप को रखती है। अब इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सब में काफ़ी बढ़िया तेज़ी है और सुबह 7:30 बजे CNBC आवाज़ ने ही सबसे पहले आपको एक खबर हाईलाइट करके बताई थी। अब आप इस चीज़ को समझिए कि इनके पास जो टोटल असेट्स हैं इनमें ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो GFL लिमिटेड इसमें 52% आता है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 87.22% है। महाराष्ट्र स्कूटर्स लगभग 99% ही समझ लीजिए। SIL इन्वेस्टमेंट्स है। TVS होल्डिंग्स है, इसके तो सारे के सारे इनफैक्ट जितने असेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट, वर्धमान होल्डिंग्स, इन सब में अगर आप देखें तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में स्टेक काफ़ी ज़्यादा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनकी प्राइस डिस्कवरी होना है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 40-50% ले लीजिए, लेकिन ये तो बड़े सस्ते चल रहे हैं, ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर गहरा चुका है। अब इस चीज़ को आप समझिए कि अभी क्या भाव चल रहा है और इनकी जो बुक वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन अदर लिस्टेड कंपनीज, तो उसमें कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो GFL लिमिटेड भाव चल रहा है 68 रुपये के करीब का, लेकिन बुक वैल्यू जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज को हिसाब से कैलकुलेट करें तो 132 आती है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 18,040 की, महाराष्ट्र स्कूटर्स तकरीबन 29,900, नालवा सन्स 20,000 से ऊपर, पिलानी इन्वेस्टमेंट 14,800 से ऊपर। तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कोई 0.2 कोई 0.15
ऐसे प्राइस टू बुक पर ये ट्रेड कर रहे हैं और इसी के चलते इनकी प्राइस डिस्कवरी होगी और उससे पहले खबर के बाद इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन है। बिल्कुल ज़बरदस्त एक्शन है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए, अच्छी तरीके से ये खबर हमें समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रेथ देख रही थी मैं, वो समझ लेते हैं। वीरेंद्र जी, ब्रेथ अच्छी रही होगी आज मार्केट की, हालांकि हाई साइड से जब फिसला तो क्या स्थिति वहाँ पे भी डामाडोल हुई क्या? नहीं, ब्रेथ अच्छी थी, लेकिन शायद बात यह है कि जो भी स्ट्रॉन्ग थे 51 लॉन्ग्स, देखिए शॉर्टिंग हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, बट जो 51 लॉन्ग्स थे ना वो हैवी वेट्स थे। मैं आपको जब स्लाइड एक्सप्लेन करूँ तो दिखाऊंगा। शॉर्ट 110 में, शॉर्ट कवरिंग 21 में और 21 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग लिखा है ये 51 लॉन्ग। ये कौन थे पहले देखिए। लार्ज कैप्स में एक्शन है। इसमें M&M, TVS मोटर्स, लॉरस में एक मूव था, आज इसने एक वो डिफरेंशियल पूरा किया, वो जो इसकी और दिवीज लैब की प्राइस परफॉर्मेंस बढ़ा है। ये स्लाइड आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखाएगी, बट शॉर्ट कवरिंग एशियन पेंट्स, मैक्स हेल्थ केयर, भारत डायनामिक्स, डाबर, मैरिको, FMCG में सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवर था। अगली स्लाइड में आते हैं और वो स्लाइड होगी जनाब शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्टिंग की। विप्रो, यस बैंक, एम्फोसिस, इन्फोसिस, इन्फाटेक, नो डाउट अबाउट दैट कि आज कंप्लीट ग्रिप था बेयर्स का IT पर, और लॉन्ग अनवाइंडिंग नोवामा, IGL, संवर्धन, मदरसन, वोडाफोन आइडिया और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। अब एक काम करते हैं, हमारा जो रेगुलर सेगमेंट है शुक्रवार की क्लोजिंग के वक्त जो हम डिस्कशन करते हैं इस वीकेंड, हालांकि देखिए वीकेंड पे आपको वक्त मिलेगा ही नहीं, इतना काम होगा, छोटी दीपावली, उसके बाद शनिवार को धनतेरस, शायद वक्त न मिले, लेकिन फिर भी आपके पास OTT और सिनेमाघरों में क्या है, बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए क्या देखना है इस बार? वीरेंद्र जी, आपने बहुत सही कहा कि इस हफ्ते शायद ही कोई को समय मिले, क्योंकि सब व्यस्त रहेंगे और जो नहीं रहेंगे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ODI देखेंगे। लेकिन क्योंकि सेगमेंट है और OTT में एक बहुत अच्छी सीरीज कहूंगा रिलीज हो रही है, भागवत चैप्टर 1 राक्षस, जिसमें बहुत अच्छे स्टारकास्ट है। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार जो पंचायत में हुआ करते थे, क्राइम किलर है। अरशद वारसी एक बहुत बुरे टेम्पर के इंस्पेक्टर है जिन्हें कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ सीरियल किलिंग होती है यंग गर्ल्स की, तो उस पर है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के ट्रेलर्स वगैरह मैंने देखे हैं बहुत एक्साइटिंग लगी। सीरीज में सिर्फ हिंदी सीरीज में यही है, इसके अलावा अगर आप देखो तो कुछ मूवीज हैं जो री रिलीज हो रही हैं OTT पे थिएटर के बाद, जिसमें मैडम सेनगुप्ता करके एक बंगाली मूवी है जो क्राइम थ्रिलर है, जिसमें ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, राहुल बोस है। संतोष है जो कांस फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, उसके बाद इंडिया में रिलीज नहीं हुई। सहाना गोस्वामी की कास्ट डेमोग्राफिक्स को लेकर के है, जिसमें ये एक अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्हें पुलिस की जॉब मिलती है, उस पे है। मैंने देखी हुई है ये मूवी और ये बहुत अच्छी मूवी है। बागी 4 जो हॉल में कुछ खास कर नहीं पाई, टाइगर श्रॉफ संजय दत्त की, वो आ रही है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स जो 6वीं मूवी है अपने सीरीज की, एक अच्छी हॉरर मूवी हो सकती है। आवर फॉल्ट करके एक है जो कि पिछले साल योर फॉल्ट आई थी, उसकी कंटिन्यूएशन कही जा सकती है। एक स्पेनिश पॉलिटिकल ड्रामा है शी वॉक्स इन डार्कनेस, वो बहुत अच्छा होता है, हो सकता है। और श्रेया लगातार कोरियन थ्रिलर्स देखती है, कोरियन सीरीज देखती है, उसके लिए मैं समझता हूँ गुड न्यूज करके एक कोरियन स्पाई थ्रिलर है, वो बिल्कुल देखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मलयालम री रिलीजेस हैं, मैं समझता हूँ इस हफ्ते यही कुछ है, तो यहीं पे रहें, दिवाली मनाएं। द ग्लोरी देखी क्या राजेश अग्रवाल जी आपने फिर? सॉरी, द ग्लोरी देखी थी, रिवेंज बेस्ड के ड्रामा जो मैं बता रही थी आपको? मैंने उसे ट्राई किया, उसमें करीब करीब 30-35 एपिसोड्स हैं। तो उसको देखने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा, जो इस वक्त दिवाली के समय मुश्किल था। आई नो। वैसे एक प्रश्न मेरा ये था राजेश अग्रवाल जी, PVR आइनॉक्स की मैनेजमेंट से हम चर्चा कर रहे थे, ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है, लगातार हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं इसके, आपका टेक होगा कोई PVR आइनॉक्स पर? देखिए, बहुत पहले एक विद्या बालन की मूवी आई थी जिसमें कहा था कि पिक्चरें चलती है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पे। आज मैं कहूंगा कि PVR आइनॉक्स अगर चला, इस क्वार्टर अच्छे नंबर्स आए तो सिर्फ कंटेंट कंटेंट और कंटेंट की वजह से आए। जहां अच्छी पिक्चरें चली जैसे सयारा, कूली,
नरसिम्हा, ऐसी कुछ मूवीज आई, कुछ ऐसी मूवीज भी आई जो 100 करोड़ के ऊपर तो लगातार फिगर्स आते रहे कि बिजनेस कर रही है। कुछ नए प्रमोशंस भी किए इन्होंने। मंगलवार को 99 रुपए की टिकट रखी, जो शायद अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उस वजह से थोड़े से फुटफॉल्स बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नया इन्वेस्टमेंट के पहले थोड़ा सा एक आध क्वार्टर और देखना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वन ऑफ हो। आप लोग कुछ बात कर रहे थे मैनेजमेंट से पॉपकॉर्न के दाम की, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। 500 रुपए का पॉपकॉर्न नहीं पोसाता है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पे मैनेजमेंट ने जोर दिया कि वहां बढ़त हुई है। एज ए इन्वेस्टर बहुत खुशी की बात है, बट एज ए मूवी गोअर जो कि मैं लगातार जाता रहता हूँ, 15 मिनट की एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में और 15 मिनट की एडवर्टाइजमेंट मध्यांतर में, ये बहुत अखरता है। बट खैर एनीवे स्टॉक के लिए वो अच्छा है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट नया निवेश इस वक्त कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी अपना लिए कि मुझे पता है 15 मिनट पहले ऐड होगा, तो सर मैं 15 मिनट के बाद ही जाती हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी है। मध्यांतर का क्या करेंगे आप? हाँ। उसमें क्या करेंगे आप? इंटरवल में क्या करेंगे? इंटरवल में घर में ऑप्शन अच्छा होता है ना। हाँ, घर में ऑप्शन अच्छा होता है ना, स्किप द एड है। वो सिनेमा हॉल में नहीं होता। सिनेमा हॉल में नहीं होता। ओके, तो ये बात हो गई मूवीज़ की, और वीकेंड तो कभी समय मिलेगा। लेकिन अब मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बस 1.5 मिनट रह गए होंगे मार्केट की क्लोजिंग को, और 113 अंक के साथ निफ्टी 25,701 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। बैंक निफ्टी नए शिखर पर आज पहुंचा और हरियाली के साथ मार्केट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कैसी रही क्लोजिंग ये समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से बिग वॉल पर। ओवर टू यू। शानदार क्लोजिंग शेयर, शानदार क्लोजिंग 25,700 पे। बट द की फैक्टर, जिसे कहते हैं ना, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो ये था कि रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने बहुत ही स्ट्रांगली इस क्लोज को अप्रोच किया है। मतलब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ऑलमोस्ट तीनों ही स्टॉक्स जाके क्लोज होते हुए। एट रिलायंस 1418, मेरे ख्याल से इंटरडे हाई था 1413, ICICI बैंक और HDFC बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशो हालांकि उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि याद रखिएगा पूरा का पूरा एक्शन बैंक्स तक सीमित था, पूरा का पूरा एक्शन NBFCs और कुछ हद तक FMCG तक सीमित था। बट IT, याद रखिएगा, ये हमने कीर्तिमान स्थापित किया है जो आज विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम IT। निफ्टी IT आज सिंक हुआ और एक बार फिर से ये विफल रहा टू क्रॉस इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कोलैप्स हुआ 10 डे 20 डे के नीचे। बाकी FMCG, फार्मा, ऑटो, फाइनेंशियल, बैंक और डिफेंस स्पेस में आज हरियाली थी। और IT, मेटल्स, PSU बैंक्स, कैपिटल मार्केट थीम, कैपिटल गुड्स और एनर्जी स्पेस ये बैकफुट पे था। एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ऑयल गैस बास्केट में रिलायंस स्ट्रॉन्ग स्टिल। अच्छा क्लोज निफ्टी बैंक के लिए 57,690 पे। ये हमारे लिए भी अगर आप देखें तो एक खुशी का माहौल है, और एक अच्छी बात है कि दीपावली के लिए जब हम जा रहे हैं, जिस दिन आएंगे अब दीपावली के दिन ट्रेड करेंगे, निफ्टी बैंक एक बार फिर से अपने नए शिखर पर शुरुआत करेगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। कामना यही करिए कि जब नंबर आए रिलायंस के, ICICI बैंक के, HDFC बैंक के, वो हमको सोमवार का दिन सेलिब्रेट करने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में और जोश भरे। बहुत शुक्रिया। चलिए अब शो को वाइंड अप करते हैं और सीधे मुलाकात होगी अब सोमवार को मॉर्निंग पैनल में। साथ ही धनतेरस को भी हम खुले रहेंगे और क्या कुछ हलचल चल रहा है मैं ऑन रोड रहूँगी और ज्वेलरी शॉप से बता रही होंगी आपको क्या फुटफॉल है, क्या माहौल है। तो सैटरडे को भी हमारे साथ जुड़िए जी। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। आपने ज्वेलरी शॉप का मुआयना भी करा और पसंद आई तो 2-3 खरीद भी ली। बिल्कुल, आप गिफ्ट भी कर दूंगी सर, आपको चिंता मत कीजिएगा। कोरियर टू दिल्ली। चलिए सोमवार को मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तारीफ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।